सूरज पाठक और मैं हूं आपके साथ राजेश सक्सेना। हमारे खास कार्यक्रम बीच बहस में आप सभी का स्वागत है। बीच बहस में आज हम बात करने वाले हैं, क्या भारत फिर से अखंड भारत बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। बात हो रही है अखंड भारत की। अखंड भारत वो जो 1876 में था तब की, या जो 1947 में था तब की। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब भी 15 अगस्त भारत का आज़ादी का दिन, स्वतंत्रता दिवस निकट आता है, तब अखंड भारत की बात एक बार फिर उरूस पर पहुंच जाती है और अखंड भारत की चर्चा तेज हो जाती है। ये क्यों, हर साल ऐसा ही क्यों होता है? और इसके बाद में ये देखा जाता है कि जैसे ही 15 अगस्त बीतता है, स्वतंत्रता दिवस मना लिया जाता है, तो फिर अखंड भारत की बात नहीं होती। हालांकि सूरज जी, अगर देखा जाए तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात को आगे बढ़ाया है, इसके पहले संघ प्रमुख भी ये बात कह चुके हैं कि 20 से 25 सालों में भारत अखंड भारत बनेगा। जिस तरह से लखनऊ में विभाजन की विवश का दिवस मनाया गया और उन्होंने, योगी आदित्यनाथ ने तमाम सारे सवाल विपक्ष पर और कांग्रेस पर उठाए। एक तरफ उन्होंने ये कहा कि किस तरह से भारत अखंड भारत बनेगा और दूसरी तरफ ये कहा कि किस तरह से जाति के नाम पर राजनीति की जा रही है, किस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन विपक्ष मौन है, राहुल गांधी मौन है और उन्होंने तमाम सारे सवाल खड़े किए। आज इन्हीं दोनों एंगल पर कि क्या भारत अखंड भारत बनेगा और बनेगा भी तो कैसे बनेगा, और क्यों फिर योगी आदित्यनाथ ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के बाद इसको आगे बढ़ाया है। दूसरी तरफ जो विपक्ष पर तमाम सारे सवाल हैं उस पर भी चर्चा होगी, बातचीत होगी। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं, तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ में है वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे जी, स्वागत करूंगा आज जी आपका। हमारे साथ में है वरिष्ठ पत्रकार कल्पना शर्मा जी। कल्पना जी, आपका स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार आदित्य नारायण उपाध्याय जी हमारे साथ में हैं। आदित्य जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूँ। आप सभी मेहमानों का स्वागत करते हुए चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा। कल्पना जी, आपके पास आना चाहूँगा। बात हो रही है अखंड भारत की, कि अखंड भारत फिर से बनेगा, और वो अखंड भारत जो 1947 में बंटवारा हो गया था। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि बंटवारा राजनीतिक स्वार्थ के लिए किया गया था। उन्होंने ये भी कहा है कि बंटवारा जो है, बंटवारे के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा है। वास्तव में यदि हम देखते हैं कि जब अखंड भारत दिवस, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जिन राज्यों में सरकार है वहाँ जोर शोर से, और बाकी और राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 14 अगस्त को अखंड भारत दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष। ये अखंड भारत दिवस मनाने की औपचारिकता क्या है, और अखंड भारत दिवस मनाने के पीछे संदेश क्या दिया जाता है, और क्या आने वाले भविष्य में, चाहे हम निकटतम भविष्य की बात करें या दूरदर्शिता की बात करें, तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा जो बातें कही जाती हैं कि हम आने वाले भविष्य में अखंड भारत का निर्माण फिर से करेंगे, इसके पीछे क्या उद्देश्य है? देखिए सूरज जी, सबसे बड़ी बात यह है कि अखंड भारत का सपना, जो भी व्यक्ति ये जानते हैं कि भारत के टुकड़े किस तरह से हुए थे, जानते हैं कि राजनीतिक ही कहीं ना कहीं राजनीतिक कारणों थे, क्योंकि उस समय नेहरू जी भी चाहते थे कि मैं पीएम बनूं और जिन्ना भी चाहते थे। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं, गिनाने बैठेंगे तो बहुत लंबा समय जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं वो एक दंश जो मन में कहीं ना कहीं टीस बनकर उभरता है समय समय पर। देखिए, कभी भी कोई भी चीज़ हो, ऐसी मौसम के हिसाब से शरीर में दर्द होता है, अगर घटा छा जाती है तो होता है। इसी तरह से जब इस तरह के दिन आते हैं, उस समय वो सारी चीज़ें बात रिकॉल होती हैं, याद आती हैं, तो ये कहीं ना कहीं उसका पार्ट माना जा सकता है। लेकिन ये एक जो मांग रखी गई कि अखंड भारत वापस से हो जाना चाहिए कि नहीं हो जाना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि यदि हम बात करें सारे उन देशों की बात करें, अभी रूस का देख लीजिए। रूस चाहता था कि उसका पूरे पार्ट जो उससे कब छटके थे वापस से एकजुट हो जाएं, उसके लिए एक युद्ध लड़ा गया, जिसका नतीजा ये है कि आज खंड खंड में बिखरे हुए हैं। ऐसी स्थिति में मुझे ऐसा लगता है कि आज वो स्थिति नहीं है कि हम अखंड भारत की बात करें। आज हमें को क्या करना चाहिए? आज हमको ये करना चाहिए कि हमारे बॉर्डर्स, देखिए, अनसेफ कहीं ना कहीं हम हो चुके हैं आज की स्थिति में। चाइना से लेकर के नेपाल में जिस तरह से कट्टरपंथी की सरकार बन चुकी है, बांग्लादेश की जो आज स्थिति है, आज ये सारे ऐसे हमारे जो सीमावर्ती इलाके हैं वो कहीं ना कहीं हम घिरे हुए हैं। ऐसी स्थिति में आज जरूरत है अपने आप को मजबूती से खड़ा करने की। चाइना हमारे बॉर्डर में जिस तरह से घुसता आ रहा है, आए दिन ये खबरें सामने आ रही है, तो मुझे ऐसा लगता है इन विषयों को लेकर, हाँ, लेकिन योगी जी ने जिस तरह से बात रखी उस चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता। वो ये चाहते हैं कि, क्योंकि ये हिंदू संघ की एक मांग भी रही है, आरएसएस हमेशा से अखंड भारत की बात करता रहा है, लेकिन उन देशों को मिलाने का क्या फ़ायदा? भारत के जिसमें टुकड़े हुए थे, पहले ही 3 टुकड़े, इस 2 टुकड़े जब हुए, उस यही सोचकर हुए थे कि एक हिंदू राष्ट्र अलग से बन जाए, लेकिन हिंदू राष्ट्र नहीं बना।
रात को कह दिया गया कि नहीं, जो लोग यहाँ ठहरे हैं मुस्लिम्स वो यहाँ रह सकते हैं। आज की स्थिति ये है कि अगर भारत के दोबारा से टुकड़े करने की मांग बढ़ गई है, बांग्लादेश में जो घटना घटती है उसके बाद सूरज जी कितनी आसानी से भारत में बैठे लोग कह देते हैं कि ये स्थिति भारत में होगी, तो कहीं ना कहीं इनकी जो माइंडसेट है, गजवाई हिंद लाने की जो बात कही गई, ये सारी चीजों से आप इनकार नहीं करते कि एक माइंडसेट के साथ। कल्पना जी, क्या ये दो बातें अलग अलग हैं? हिंदू राष्ट्र बनाने की, हिंदू राष्ट्र के गठन करने की बात और अखंड भारत के गठन करने की दोनों बातें अलग अलग हैं, दोनों एक ही समान विचारधारा में जाती हैं? नहीं, दोनों अलग अलग हैं। अखंड भारत की जब बात होती है उस समय भारत के जो भी पार्ट, चाहे वो किसी भी उससे संबंधित क्यों ना हो, समुदाय से संबंधित ना हो, उनको मिलाने की बात की जाती है। लेकिन हिंदू राष्ट्र की बात एक अलग है। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप हिंदू राष्ट्र की बात कीजिए, ये संभव तो नहीं है, आज की स्थिति में तो बिल्कुल संभव नहीं है, लेकिन उसको किस तरह से उन पर काम किया जा सकेगा। अगर अखंड भारत की आप बात करते हैं तो बहुत सारी ऐसे नासूर आने वाले समय में बनकर उभर जाएंगे जिनको फिर से आप पूरी ताउम्र लगा दीजिएगा, उनको सही करने में आप लगा नहीं पाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह की अब बातें करना बेमानी हो जाएगी। अपने देश को किस तरह से बचाया जा सकता है उस पर काम करने की आवश्यकता है। बिल्कुल, आपने सही कहा कि ये दो अलग अलग तरह की बातें हैं। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में बात कही जाती है, अखंड भारत बनाने की दिशा में बात कही जाती है, लेकिन दोनों बातें अलग अलग हैं। क्योंकि यदि हम अखंड भारत की बात करते हैं तो पाकिस्तान को भारत में शामिल करना पड़ेगा, फिर पाकिस्तान का नेस्त नाबूद करना पड़ेगा, तो वो जो क्षेत्रफल है वो भारत में बन सकेगा। और बात करते हैं, यदि हम नेपाल की बात करते हैं, चाइना में जो भारत का हिस्सा हो उसकी बात करते हैं, बात करें अफगानिस्तान की, म्यांमार की बात करें, तो वो सब कुछ जब हिस्सा मिलेगा तब जाकर के वो अखंड भारत का नक्शा जो हम देखते हैं अभी नई संसद भवन में लगा हुआ है, तब वो अखंड भारत की परिकल्पना साकार हो पाएगी। लेकिन लगता है कि वो दूर की कौड़ी है। राजेश जी, बिल्कुल निश्चित तौर पर दूर की कौड़ी है। और दूसरी तरफ अगर सूरज जी देखा जाए, जब हम एक तरफ अखंड भारत की बात कर रहे हैं, चाहे वो संघ प्रमुख मोहन भागवत की बात करें या फिर हम यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की बात करें, जिन्होंने अखंड भारत की परिकल्पना को आगे बढ़ाया है, लेकिन अगर जिस तरह से कल्पना जी ने कहा कि भारत में जो भी स्थितियां हैं, पश्चिम बंगाल किस राह पर है, मणिपुर किस राह पर है, उत्तर भारत कहां पर है और दक्षिण भारत कहां पर है, ऐसे में जब भारत से बार बार ये बात आती है कि नहीं अखंड भारत का निर्माण होगा, तो वो कैसे होगा और क्यों फिर बार बार अखंड भारत की बात आती है? क्या इस स्थिति में भारत है कि वो अखंड भारत की तरफ आगे बढ़ सकता है? और जिसका जिक्र आपने किया कि पाकिस्तान का क्या होगा, क्या उसका नेस्तनाबूत होगा, वो पश्चिम, दूसरी तरफ बांग्लादेश का क्या होगा, म्यांमार का क्या होगा, तमाम सारी चीजें। मैं सीधे वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे जी के पास में आता हूँ। आशीष दुबे जी, जिस तरह से सूरज जी कह रहे हैं कि क्या अखंड भारत की जो परिकल्पना है वो दूर की कौड़ी है, या फिर आपको लगता है कि जब बात मोहन भागवत करते हैं, जब योगी आदित्यनाथ करते हैं, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी एंगल में ये है कि भारत अखंड भारत बन सकता है? देखिए, अखंड भारत जो है एक बड़ा रूमानी सा एक मामला है, जिसको हम कल्पना करते हैं कि 100-150 साल पहले जैसी स्थिति थी वो बन जाएगी। लेकिन देखिए, ये बात सही है जो अभी कल्पना जी ने भी बोला है, बात सही है कि वक्त बहुत आगे तक जा चुका है। हम पीछे मुड़ के बार बार क्यों देख रहे हैं? हम सबसे बड़ी बात ये है कि जब वो स्थितियां बनेंगी तो बननी चाहिए और वो बहुत आदर्श बात होगी अगर ऐसा हो जाता है। लेकिन क्या उसकी चुनौतियां नहीं आएंगी? हाँ। क्या उसमें कोई परेशानियां नहीं आएंगी? क्योंकि अब जो दूसरे राष्ट्र हैं जो हमसे अलग हुए हैं वो सब विकसित हो गए हैं। विकसित से मतलब इस्टेब्लिश हो गए हैं। हाँ। वो जिसको लोकतंत्र की भाषा में या ऐसे आम भाषा में कहा जाए तो वो जवानी की दहलीज से बढ़ के प्रौढ़ अवस्था में आ गए। उस तरह से वो चीज़ें सब इस्टेब्लिश हो गई हैं। तो अब ये चीज़ें इस तरह की बात करना एक पार्टी और उसकी विचारधारा का अंग हो सकता है। पूरे भारत और उसकी विचारधारा और उसकी जो भावना है उन सबको भी उसमें शामिल करके देखा जाएगा तो मुझे लगता है इसमें कहीं कुछ थोड़ा सा कमी आएगी। तो अखंड भारत बने सहज परिस्थितियों में तो अच्छा है। संघर्ष करके, युद्ध लड़के और तमाम सारे झंझटों को हम ले करके, वो मुझे नहीं लगता कि बहुत प्रैक्टिकल होगा और मुझे नहीं लगता ऐसा सरकार भी बहुत ज़्यादा इसको सोचती होगी। आशीष जी, वर्तमान में समय में जो परिस्थितियां, चाहे हम बांग्लादेश की हम बात करें, फिर हम पाकिस्तान की बात करें, जिस तरह की चीज़ें वहाँ पर हैं, क्या यही कारण है कि इस बात को लेकर आगे बढ़ाया जा रहा है कि नहीं अखंड भारत बनाया जाएगा? या ये लगता है कि जिस तरह से बांग्लादेश की जो परिस्थितियां हैं या फिर पाकिस्तान की जो परिस्थितियां हैं, वहाँ के लोग स्वतः ये चाहें कि कहीं ना कहीं, क्योंकि ये भी देखा गया है कि कई बार ये बात आया कि पाकिस्तान में रहने वाले भी कहीं ना कहीं वो भारत की तारीफ करते हैं, बांग्लादेश में जो इस तरह की चीज़ें हैं कहीं ना कहीं ये भी बात आई है। तो यही चीज़ें हैं कि जो आने वाला समय है इस तरह की चीज़ें निर्मित हों और फिर अखंड भारत जिसका जिक्र किया जा रहा है वही उसको आगे बढ़े। वही मैं कह रहा है कि वो भावना उस तरह की बननी चाहिए। यहाँ या वहाँ
दोनों जी। जगह। अगर वहाँ पर इस तरह की परिस्थिति बनती है कि लोग खुद अलग होने की मांग करते हैं या कोई ऐसा बड़ा कुछ बदलाव होता है तो वहाँ तो बात ठीक है। जी। इस तरह के संघर्षों में कोई भी जब चीज़ हम अपने आप में अपने पास मिलाएंगे तो क्या वो सहज होगा हमारे साथ या वो खुश होगा, ये बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे सवाल हैं। ऐसा कोई अभी अभियान और ऑपरेशन तो चल भी नहीं रहा है, तो ये सब सोचने की बातें हैं। लेकिन ज़रूरी ये है कि हमारा अभी जो भारत है जहाँ तक है जितना है उसकी अखंडता की रक्षा पहले की जाए। आप देखिए कि हम सुनते हैं चीन घुसपैठ करता है, हाँ, पाकिस्तान जो है कश्मीर पे घात लगाता है, बार बार हाँ। घुसपैठ कराता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। जी, तो ये इन सब चीज़ों पर भी ध्यान देना जरूरी है, सरकार देती भी है। हाँ, तो एक ऊर्जा उस तरफ लगी हुई है, बाकी ऊर्जा हम इस तरफ लगा रहे हैं। जी, घर के अंदर भी बहुत सारी समस्याएं हैं हाँ। जिनको खत्म करना है। इस सरकार को नहीं, हर सरकार को करना होता है ये। बिल्कुल। तो वो सारी चीज़ें भी हैं। तो ये जो चीज़ें हैं बहुत ब्रॉड उस पर सोची जा रही हैं। ये संभव नहीं है कि आप पाकिस्तान को मिलाने के बाद अफगानिस्तान को भी आधा मिला लें और म्यांमार पे भी चले जाएं और नेपाल भी चले जाएं। हाँ, ये सब चीज़ें मन को के लिए बहुत अच्छी रहती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो भारत में जो समस्याएं अभी ये मामला इसलिए ज़्यादा हुआ है कि बांग्लादेश में जो घटनाक्रम हुआ जी। है, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को हमारे यहाँ आना पड़ा, हाँ, उनको शरण देनी पड़ी, लेकिन उससे भी कई परेशानियां पैदा हुई कि नहीं आप हाँ, देखिए। हाँ, बराबर। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक जो हिंदू हैं या दूसरे अल्पसंख्यक हैं, गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक जो हाँ। हैं, उनके साथ परेशानियां खड़ी हो गई हैं। तो ये हम इसको दूसरे तरीके से देखेंगे तो इस तरह की चीज़ें वहाँ भी अगर हम इस ऑपरेशन पे आगे बढ़ेंगे तब भी हो सकती है। तो बांग्लादेश वाला जो मुद्दा है वो तात्कालिक है, इसलिए बात उठना स्वाभाविक है कि ठीक है। लेकिन बांग्लादेश के नेता भी कह चुके हैं कि भारत का अत्यधिक हस्तक्षेप बांग्लादेश में इस वजह से दूसरी धारा खड़ी हो गई है जो अभी परेशानी पैदा कर रही बिल्कुल है। सही हर कहा। बात और जी, सबसे बड़ी बात सूरज जी, इस तरह से आशीष जी कह रहे हैं कि जी। एक तरफ जो भारत की अखंडता है उसको कैसे सुरक्षित रखा जाए बिल्कुल। और दूसरी तरफ जो चुनौतियां हैं, हाँ। अभी आप अखंड भारत तो छोड़िए, भारत में भी जो चुनौतियां हैं उनसे बिल्कुल। कैसे निपटा जाए, उनको कैसे पार पाया जाए। बिल्कुल सही कहा कि वो जो चुनौतियां हैं जो आज मुंबई सामने खड़ी हैं, जिनका जनता से सीधा ताल्लुकात है, तो उन चुनौतियों के समाधान की सबसे प्रारंभिक आवश्यकता है, प्राथमिक आवश्यकता है। और बताना चाहूँगा कि हमारे साथ और मेहमान जुड़ गए हैं। राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार गोपाल जैन जी हमारे साथ हैं, आपका बहुत स्वागत करते हैं। साथ ही राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार राममोहन चौकसी जी हमारे साथ हैं। चौकसी जी आपका बहुत स्वागत करते हैं। और चौकसी जी सीधे आप ही के पास आ रहा हूँ। बात हो रही है अखंड भारत के निर्माण की, बात हो रही है अखंड भारत की, बात हो रही है भारत के विस्तार की। और जैसा कि अभी दुबे जी ने कहा कि चुनौतियां हमारे देश के अंदर भी हैं, लेकिन यहाँ एक बात आती है, जब कभी अखंड भारत की बात होती है तो हम पीओके की बात जरूर करते हैं। वो तो हमारा हिस्सा है, जिसको अभी पिछले कुछ दिनों में लोकसभा चुनाव के दौरान ही हमने वो चीज़ें देखी कि पाकिस्तान ने भी कह दिया कि भाई वो हमारे दस्तावेज में ही शामिल नहीं है। तो क्या भारत सरकार की पहली प्राथमिकता ये बन जाती है कि पाकिस्तान को भारत में शामिल करने या पाकिस्तान को मिटाने की अपेक्षा पीओके को पहले शामिल कर लिया जाए भारत में? देखिए सूरज जी, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पाक अधिकृत कश्मीर जो है ना, वो हमारा हिस्सा है। जी, और हमारे अभी लोकसभा चुनाव में ही हमारे मोदी जी, अमित शाह जी, यानी गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी सब कह चुके हैं कि इसको हम अपने, ये हमारा ही है और हम इसको अपने, रक्षा मंत्री भी ये बात कह चुके हैं। हाँ। लेकिन अभी समय और परिस्थिति अभी ऐसी नहीं है कि उस पर हम बहुत ज़्यादा हड़बड़ी करें। और रहा सवाल आपने जो अखंड भारत की बात की, तो अखंड भारत की कल्पना तो बहुत अच्छी है, इसमें कोई दो मत नहीं है और होना भी चाहिए, मैं इस बात पे भी सहमत हूँ। लेकिन हमारे देश के जो अंदरूनी हालात हैं, यानी वो शक्तियाँ जो टूल किट के रूप में यहाँ हमारे देश को बदनाम करने को, देश को कमज़ोर करने को, देश को तोड़ने को यदि वो लगी रहती हैं, तो ऐसी शक्तियों से निपटने के लिए हमारे पास क्या उपाय है? कोई उपाय नहीं है। आप ये देख लीजिए कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी जब चुनाव के पहले जब विदेश जाते हैं तो वहाँ जाके बताते हैं कि हमारा लोकतंत्र को खतरा है। हम अपने देश की बुराई जाके दूसरे देश में करते हैं। हम पहले अपने आप को ही पहले सुरक्षित कर लें, पहले अपने आप को खंडित होने से बचा लें, हमारी विचारधारा को खंडित होने से बचा लें, उसके बाद हम अखंड भारत की बात कर सकते हैं। और यदि आपको मैं जानकारी मिलाऊं कि जॉर्ज सोरोस नाम का एक व्यक्ति है, अमेरिका का बहुत बड़ा उद्योगपति है, बहुत बड़ा सटोरिया है, बहुत बड़ा निवेशक है। अभी आपको जान के ताजुब होगा कि जॉर्ज सोरोस ने हमारे लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को हराने के लिए करोड़ों का पैसा भारत में लगाया था। नहीं ठीक है, जैसे कि चर्चा की शुरुआत हुई, आपने वक्तव्य शुरू किया पीओके को लेकर के। पीओके को लेकर के अमित शाह ने जो बात कही थी चुनाव के दौरान, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो बात कही थी, यही नहीं, जब 5 अगस्त 2019 को
संसद में, राज्यसभा में अमित शाह ये घोषणा कर रहे थे, विधेयक प्रस्तुत कर रहे थे धारा 370 हटाने का, तब उन्होंने उस सदन में कहा था कि केवल कश्मीर नहीं, पीओके और पाकिस्तान और बांग्लादेश को भी हम भारत में शामिल करेंगे। तो ये बातें केवल चुनावी एजेंडा होती हैं क्या? नहीं सूरज जी, देखिए ये दस्तावेज जो है ना, ये पूरा दस्तावेज पूरा सदियों तक चलता है। ये दस्तावेज मौखिक नहीं होता है, इसमें इस मिनट्स का रिकॉर्ड होता है और उसमें कार्रवाई होती है। ये ठीक उसी तरह है कि जैसे कोई हम विधेयक लाए, विधेयक पारित हो गया तो उसको कार्य रूप में परिणित करने में उसमें समय लगता है और ये होके रहेगा। अब उसकी परियोजना कल्पना क्या है, अब देखिए परिस्थितियां कितनी तेजी से बदल जाती है। जैसा कि हमारी कल्पना शर्मा जी ने कहा कि मणिपुर के हालात, हमारे आसाम के हालात, हमारे म्यांमार के, और यहाँ तो देखिए ना, यहाँ तो लोग मतलब सीमा पर इसलिए बैठे हैं अभी भी, आज की तारीख में भी, कि हम यहाँ के भारत में आके घुस जाएं। और हमारे देश के पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री तो कहती है कि हम उन्हें शरण दे देंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अखंड भारत के बनने में, अखंड भारत की कल्पना में सबसे बड़ी जो बाधा है वो हमारे देश के ही अंदर बैठे हुए लोग हैं जो इस प्रकार की बातें करते हैं। तो विभाजन में सियासत की रोटियां सेकी गई, तो अभी भी इस बात को लेकर सियासत की रोटियां सेकी जा रही हैं या देशभक्ति है इसमें? नहीं, देखिए हमारे भारतवर्ष में कुछ परसेंटेज है, जो परसेंटेज उसको परसेंटेज में 10 या 20 ऊपर नहीं जाता है, लेकिन 80% हमारा देश का नागरिक जो है शुद्ध रूप से देशभक्त है। 20% लोग हैं वो जो गद्दार हैं, जो देशद्रोही हैं, जो देश के खिलाफ बात करते हैं, देश के खिलाफ विष वमन करते हैं। इसमें कोई दो मत नहीं। ठीक है, ये सही है कि जैसा आपने कहा कि एक परसेंटेज आपने बताया कि 80% से ज़्यादा लोग हैं जिनके अंदर देशभक्ति की भावना है, देश के विकास की भावना है, और कुछ लोग हैं जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए अपने निजी हितों के लिए विश्व वमन करते हैं, जिसका फायदा देश विरोधी ताकतें उठा लेती हैं। बिल्कुल। और सूरज जी, निश्चित तौर पर जिस तरह से कहा गया, एक तरफ अखंड भारत की बात की गई, दूसरी तरफ जिस तरह की चीजें हैं, ये भी कहा गया कि विभाजन के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। ये भी कहा गया कि बांग्लादेश के जिस तरह से हालात है, हिंदुओं की जो स्थिति है, जिस तरह से मंदिर वहां पर तोड़े जा रहे हैं, उस पर विपक्ष और कांग्रेस कुछ नहीं बोल रही है। ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से देश को जातियों में बांटा जा रहा है, क्योंकि राहुल गांधी लगातार जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। गोपाल जैन जी के पास भी आऊंगे इसी सवाल को आगे बढ़ाते हुए। गोपाल जैन जी, एक तरफ तो योगी आदित्यनाथ या फिर संघ या फिर भारतीय जनता पार्टी अखंड भारत की बात करती है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह की चीजें, अगर बात की जाए, राहुल गांधी की बात की जाए, कांग्रेस की बात की जाए, वो जातिगत जनगणना की बात करते हैं। कहीं ना कहीं हम उन देशों को जोड़ने की बात कर रहे हैं जो हमसे छिटक कर गए, जो हमसे टूट कर गए, लेकिन भारत की ही स्थिति देखें कि उनको जातियों में बांटने की बात की जा रही है। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि कांग्रेस किस रूप में देखते हैं दोनों चीज़ों की, क्या इतना पॉसिबल है कि पहले भारत में जो चीज़ें हैं उन्हीं को ही जोड़ लिया जाए, फिर हम अपने टूटी हुए देश को जोड़ने की बात की जाए? सूरज जी, मैं आपका सबसे पहले ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि आपने आज जिस विषय पे वार्ता की है जी, बहुत लेट वार्ता की है। हम भारत के लोग बहुत लेट जागे हैं। मैं आपको याद दिलाता हूँ कि 2002 में मेरठ में मुलायम सिंह यादव द्वारा स्पॉन्सर्ड एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। मैं उन दोनों फ्रेंच मीडिया AFP में था, मैं उसे अटेंड करने गया था। उसमें 37 देशों के प्रतिनिधि आए थे और उन प्रतिनिधियों ने कहा था कि ये भारत पाकिस्तान एक होके रहेगा और इसके लिए हम अपनी सहमति देते हैं। और इन हालातों में जब पूर्वी बर्लिन और जापान ये एक हो सकते हैं, तो भारत तो हम बिछड़े हुए भाई हैं आपस में, हम कोई दूर के थोड़ी हैं। और सुबह का भूला शाम को लौट के आता है, तो वो भूला नहीं कहलाता। तो ये मेरे देश में संभावना बिल्कुल प्रबल है। नहीं, जैसा कि गोपाल जी आपने कहा कि हमने चर्चा बहुत देर से शुरू की है, चर्चा हम आज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज 14 अगस्त और भारत में अखंड भारत दिवस मनाया जाता है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, संघ के द्वारा, इसलिए आज चर्चा लाजमी है। दूसरी तरफ सूरज, ये भी बात है गोपाल जी, जिस तरह से कह रहे हैं कि जो हमारे, जिनको हम भाई कह रहे हैं, भारत में ही जो भाई है वहाँ पर क्या स्थिति है, और जिन भाइयों को लेकर चर्चा हो रही, चाहे वो पाकिस्तान की बात की जाए, चाहे बांग्लादेश की बात की जाए, चाहे म्यांमार की बात में, ये कैसे संभव है गोपाल जी? नहीं, देखिए, हम लोगों के यहाँ 1945-46 में ही विभाजन के लिए पूरी तरह में ये जो हमारे देश के दो महापुरुष जिनके चौराहे चौराहे पे मूर्तियां लगी हुई हैं, वो पूर्णतः जिम्मेदार हैं विभाजन के लिए। तो योगी जो कह रहे हैं कि कांग्रेस जिम्मेदार है विभाजन के लिए, वो सही है? 100% सही है, 100%। तो ये बात इतने दिनों बाद कही जा रही है?
अब वो तो जब समय और अवसर होता है, हम्म, समय देख के, क्योंकि भारत के लोग, भारत के नागरिक, आपने जो विषय किया है, जी मैंने एक बार यही विषय, मेरे पास में बहुत सारी किताबें और विषय आते हैं, 2003-4 में विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आचार्य गिरिराज किशोर जी के पास में मैंने यही बात कही कि आचार्य जी ये विषय है, ये विषय, ये पाकिस्तान में, ये बांग्लादेश में, ठीक, और गांधी ने ये किया, नेहरू ने ये किया। तो आचार्य जी ने कहा कि गोपाल, वो 93 साल के हो चुके थे, वो ज़्यादा बोल नहीं सकते थे, वो सिर्फ अपने डंडे के इशारे से बोलते थे। तो उन्होंने कहा गोपाल, इस देश का नागरिक अभी मैच्योर नहीं हुआ है। ठीक है। जैसा कि आपने कहा, आप जो कहना चाह रहे हैं कि उस ये तमाम विषय पहले भी आते रहे हैं, लेकिन आज जो बात हो रही है, कि आज बात इसलिए है क्योंकि आज 14 अगस्त है, जहां भारत में अखंड भारत दिवस मनाया जाता है। अखंड भारत को लेकर के तमाम तरह की बातें हो रही है। उपाध्याय जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। सवाल ये है कि जब नई संसद भवन का निर्माण हुआ, नई संसद भवन बनी और नई संसद भवन में एक नक्शा लगाया गया जिसे अखंड भारत का नक्शा कहा गया। उसमें नेपाल को भी भारत का हिस्सा बताया गया, पीएको को भारत का हिस्सा बताया गया, पाकिस्तान का बहुत सारा हिस्सा भारत का बताया गया। तो नेपाल सरकार की ओर से प्रतिक्रिया भी सामने आई थी, अफगान की ओर से उसमें प्रतिक्रिया सामने आई थी। तो ये जो बातें आज हम अखंड भारत की बात कर ही इसलिए रहे हैं क्योंकि ये आज 14 अगस्त को मनाया जाता है। संसद में एक नक्शा लगाया, उस पर चर्चा हुई, लंबी चर्चा उस समय चलती रही, दूसरे देशों से प्रतिक्रियाएं आती रही। तो यदि ये बातें होती हैं, क्योंकि यदि ये, जैसा कि मेरे अपने वक्तव्य के प्रारंभ में कहा था कि ये बातें समय समय के प्रासंगिकता के आधार पर ना हो, यदि होती हैं तो इनको किसी सिरे तक जाना चाहिए, या केवल बातें ही बातें होती हैं, बातें खत्म हो जाती हैं, उसके बाद में फिर दूसरी चीजें चालू हो जाती हैं। जी जी, मेरा इसमें कहना यह है कि भारत का जब से नामकरण हुआ है, 1947 में भारत का नामकरण हुआ, तब से भारत जैसा है वैसा ही है, अखंड ही है। लेकिन उसकी अखंडता को निक्षुण्ण बनाए रखना बहुत बड़ी चुनौती है। सही बात तो ये है कि भारत की राजनीति आज इस मोड़ पे पहुंच चुकी है जहां धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर भारत में अलग अलग जगह से कुछ ऐसे आंदोलन चले हैं, कुछ ऐसी हवा बही है जिस हवा की वजह से भारत को अक्षुण्ण बनाए रखना हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। और इसलिए सबसे पहले अखंड भारत को बनाए रखना बहुत जरूरी है। अखंड भारत अलग से कोई बनने वाला नहीं है। हाँ, ये भी निश्चित तौर पर सही है कि भारत अंग्रेजों के पहले जो मुगल जो आए थे, मुगलों ने सबसे ज्यादा भारत क्षेत्र, जिसको किसी समय में हिंदुस्तान कहा जाता था, उसका बहुत बड़ा क्षेत्र जीत लिया था। इसलिए प्रशासन की दृष्टि से उनने पूरे भारत को एक सेंटर्ड कर दिया था। प्रशासन उनका सेंटर्ड हुआ, तब से भारत सबसे पहले, सबसे ज्यादा भारत का सबसे बड़ा क्षेत्र तब एक साथ जुटा। उसके बाद अंग्रेजों ने पूरी तरह से लगभग 100% जो है भारत की रियासतों को अपने अंडर में कर लिया। तो भारत को एक रूपता प्रदान करने में भारत के अपने राजे रजवाड़े शामिल नहीं थे कभी भी। भारत की अपनी जनता शामिल नहीं थी। भावनाएं हो सकती हैं, धर्म के आधार पर हो सकता है, लेकिन भारत कभी भी जो है जो हिंदुस्तान जिसको कहा जाता था, हिंदुस्तान दरअसल एक कल्चर की निशानी थी, हिंदू कल्चर की निशानी थी, जिसके कारण हिंदुस्तान कहा जाता था। दरअसल हर जगह छोटी छोटी रियासतों में बटे हुए थे, युद्ध होते थे आपस में, एक दूसरे के राष्ट्र को अपने आप में मिला लिया जाता था, बागी बगावत कर देते थे, फिर वो अपना और छोटा राज्य बना लेते थे। तो इस तरीके से भारत वर्ष 1947 में भारत जब से स्वतंत्र हुआ तब से यह अखंड हुआ, और इसको अखंड बनाए रखने की चुनौती ही सबसे बड़ी चुनौती है। इसलिए हमारी राष्ट्रीयता ये कहती है, हमारा राष्ट्र धर्म ये कहता है कि हम जितने लोग हमारे अंदर आज शामिल हैं, उन सबको किस तरीके से, चाहे प्रेम से हो, चाहे संविधान से हो, नियम कायदे से हो, सब तरीके से, हर तरीके से
एकजुट बनाए रखने की जिम्मेदारी सबसे बड़ी है। आज इसी बात का संकल्प लेने की आवश्यकता है। बिल्कुल सही कहा कि संकल्प इस बात के लेने की आवश्यकता है कि जो वर्तमान भारत है, भारत के जिस नक्शे की हम बात करते हैं वो अखंड रहे, क्योंकि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने अपने उद्बोधन में कहा है कि देश की विभाजनकारी ताकतें अभी भी सक्रिय हैं, उनको खत्म करना जरूरी है, चाहे वो देश के अंदर हो या देश के बाहर हो। तो जो देश का विभाजन करना चाहते हैं, देश का बंटवारा अभी भी करना चाहती हैं, ऐसी ताकतों से लड़ना बड़ी चुनौती है और संकल्प लेना आज अनिवार्य। निश्चित तौर पर संकल्प लेना भी जरूरी है। और भारत जो अभी भारत की जो स्थिति है, जो बनावट है, कहीं ना कहीं उसको बनाए रखना, जिस तरह से उपाध्याय जी कह रहे हैं। दूसरी तरफ अगर योगी आदित्यनाथ हो या फिर संघ प्रमुख हो, वो कहते हैं अखंड भारत की बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मणिपुर में जो कुछ हो रहा है, पश्चिम बंगाल में जो कुछ हो रहा है, भारत में जिस तरह की स्थिति है, कहने के साथ ही उस दिशा में करने की आवश्यकता है। कल्पना जी, मैं आपके पास में आता हूँ, क्या वो समय है कि आप, ठीक है, अखंड भारत की बात करिए, करना भी चाहिए, आपके विजन में वो होना भी चाहिए, कितना होता है, होता भी है, क्यों नहीं होता। सूरज जी जिस तरह से कह रहे हैं कि ये तो बहुत दूर की कौड़ी है, लेकिन जो पास की कौड़ी है, जो हमारे पास में है, पीओके का मामला हो चाहे, क्योंकि अब वो समय है कि संघ प्रमुख भी उसकी बात करें, योगी आदित्यनाथ भी बात करें, बीजेपी भी बात करें, पीएम भी उसकी बात करें, कि वो समय है कि वो संकल्प लेने की जरूरत है कि भारत जितना है वो बेहतर तरीके से संगठित होकर, संकल्पित होकर आगे बढ़े। बिल्कुल राकेश जी, सबसे बड़ी बात ये देखिए, अभी हमारे पड़ोसी देश में जिस तरह से घटना घट रही है, बॉर्डर पे आके लोग, हिंदू लोग खड़े हुए हैं, वो चाहते हैं कि वो सीमा में भारत की वो हरे कृष्णा चिल्ला रहे हैं कि हमको किसी तरह से आप एंट्री दे दीजिए। हम उन तक को तो एंट्री दे नहीं पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम अगर सबको मिलाने की बात करें तो वो इतना आसान नहीं। रही बात पीओके की, पीओके में अंदरूनी इन दिनों जो हालात बने हुए हैं, वो कुछ दिनों में खुद आकर हमसे बोलेंगे कि अब आप हमें शामिल कर लीजिए। लेकिन यहाँ सतर्कता की आवश्यकता है, क्योंकि कश्मीर में जो हालात आज भी हैं, आज देखिए 370 धारा हटने के बाद भी वहाँ पंडित, जो कश्मीरी पंडित थे, वो वापस अपने घरों में जा नहीं पा रहे हैं। जब हम अपने ही घरों में वापसी नहीं कर पा रहे हैं उन कट्टर लोगों, आतंकवादियों की वजह से, तो हम बाकी उन देशों के जो हमारे पीओके भले ही हमारा हिस्सा है, लेकिन वहाँ के लोगों की जो मेंटलिटी है, वो कुछ लोगों की अगर चेंज हुई है, लेकिन जब तक पूरे लोगों की चेंज नहीं हो जाती, ऐसे लोगों को शामिल कर लेना हमारे लिए अभी बहुत घातक होगा। पहले उनका माइंड वॉश करने की आवश्यकता है, पहले उन्हें देश प्रेम सिखाना होगा। जब तक धर्म, जिस देश में धर्म ऊपर होता है, उस देश का विनाश निश्चित है, और यही हमको समझना पड़ेगा। हमारे देश की सबसे अच्छी खूबसूरती है कि यहाँ धर्म मायने रखता है, लेकिन देश से ऊपर कोई नहीं है। तो सबसे बड़ी बात है कि पहले अगर आप ये कर सकते हैं तो इस तरह की बातें बहुत उचित है। पीओके शामिल करने के लिए मैं भी पक्षधर हूँ, लेकिन इस कंडीशन में बिल्कुल भी नहीं सहमत हूँ कि आज की कंडीशन में पीओके के भारत में मिला लिया जाए। हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं, आप देखिए, आज ही देखिए जो बंगाल में जो स्थिति है, उसके बाद हमारे ही देश के 2 फाड़े जो वीडियोस आ रहे हैं, 100 में से मैं कहती हूँ 10 अगर फेक भी मान लिए जाए, 90% तो उसमें सच्चे हैं, लेकिन हम उसको इनकार करने पर तुले हुए हैं। हम खुद ये कहते हैं कि ये जो घटनाएं हैं ये फेक है, जबकि वहाँ के गृह मंत्री माफी मांग चुके हैं। वहाँ के खुद के प्रशासन इस बात को स्वीकार करता है कि इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है पहले प्रायोरिटी है हम अपने सराउंडिंग जो चीजें हैं उनको ठीक करें, और दूसरा हमारा जो इस समय विपक्ष बैठा हुआ है, जो सिर्फ और सिर्फ देश को तोड़ने की राजनीति कर रहा है। जिस तरह से आप देखते हैं, जब भी लोकसभा अभी इलेक्शन थे, उस समय जिस तरह से विदेशी ताकतों का इस्तेमाल किया गया, अभी आप देखिए लोकसभा में जिस तरह से हिडन वर्क की जो आई रिपोर्ट्स आई हैं, ये सारा कहीं ना कहीं एक स्ट्रेटेजी वाइज किया जा रहा है। और बांग्लादेश में तो एक पत्रकार ने ये तक बताया कि किस तरह से राहुल गांधी जी ने कुछ दिन पहले जाकर मिलकर जो षड्यंत्र रचा, जिसका ये नतीजा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी हमको अंदरूनी बहुत ज़्यादा मजबूत होने की आवश्यकता है। जब तक हम उस कंडीशन पर, देखिए ये बात सच है, हम आर्थिक रूप से बहुत सक्षम होने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आज अमेरिका से लेकर बाकी जो देश हैं, जो सक्षम देश थे, वो ये जानते हैं कि भारत की तरफ आंखें दिखाना आसान नहीं है, और बस इसी मजबूती से लगे रहिए। थोड़ा सा समय और दीजिए, जब विकासशील से विकसित भारत होने में टाइम नहीं लगेगा, और जिस दिन हम विकसित हो जाएंगे उस दिन आप जिसको बोलेंगे वो आप में खुद आकर शामिल हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आवश्यकता अभी विकसित होने की। बिल्कुल, अभी बात है वेट एंड वॉच की, कि थोड़ा सा समय है, हम अभी विकासशील देश हैं, विकसित देश हो जाएंगे। तो चाहे हम बात करें पीओके की, या फिर वो हिस्सा जो चाइना ने अधिकृत कर रखा है भारत का हिस्सा, वो भारत में अपने आप शामिल हो जाएगा और फिर उसमें किसी को आपत्ति नहीं होगी। लेकिन यहाँ जो बात आपने उठाई है मानसिकता
मानसिकता की, क्योंकि जहां धर्म बड़ा होता है राष्ट्र से, वहां की तरक्कियां, वहां का विकास रुक जाता है। और यही बात लेकर के आशीष दुबे जी आपसे जानना चाहूंगा, जो बात यदि हम पीओके के संदर्भ में कर रहे हैं, अखंड भारत के संदर्भ में करें कि पीओके को यदि भारत में मिलाने की बात कही जाती है, लेकिन जो बात कल्पना जी ने कही, तो ये घर वापसी ज्यादा बेहतर होगी या शामिल करना ज्यादा बेहतर होगी? यदि घर वापसी से तात्पर्य मेरा ये है कि वो जो हैं वो छोड़ करके जो थे वो होकर के यदि भारत में शामिल हो जाएंगे तो भारत उनका स्वागत कर लेगा, क्योंकि फिर मानसिकता परिवर्तन होने की बात हो जाएगी। क्या ये दृष्टिकोण उचित है? देखिए, बहुत सारी बातें समय के साथ साथ इन सब चीज़ों का आकलन होता है और आगे भी होगा। अगर इस तरह का ये लोगों का हृदय परिवर्तन हो जाए, वो आ जाएं, तो क्या हम वहाँ के जितने भी लोग हैं 10, 20, 25, 30 लाख उनको अपने में शामिल कर लेंगे और वो भूभाग छोड़ देंगे या वो भूभाग सहित लेंगे? हम क्या करेंगे हम? क्योंकि हम लोग खुद ही 150 करोड़ होने वाले हैं। तो ये चुनौतियाँ बहुत सारी हैं, बहुत सारी बातें हैं, भविष्य के गर्भ में हैं, कब क्या हो जाएगा, ऐसा होगा तो वैसा होगा, ये चीज़ें हैं। इसलिए मेरा ये मानता हूँ मैं कि विचार और व्यवहार में थोड़ा सा एक फर्क रख के चलना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से चुनौतियां बन रही हैं, सरकार पूरी तरह से एक मजबूत इकोनॉमी बनने की कोशिश में है। सरकार को अच्छे से पता है कि उसकी चुनौतियां क्या है। मुझे नहीं लगता कि सरकार अखंड भारत की प्रायोरिटी लेके चलेगी। उसकी चुनौती है कि भारत को किस तरह से एक ताकत बनाया जाए, आर्थिक ताकत, और एक सामाजिक रूप से मजबूत बनाया जाए। तो ये चीज़ें जो हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। और पीओके शामिल होता है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, वो हमारा हिस्सा था, ये था। लेकिन देखिए, बहुत सारी चुनौती कश्मीर में भी बड़ा ही कहना भी खराब होता है, और कई बार हम सबको ये बात पता है कि कश्मीर में बहुत सारे लोग जो रह रहे हैं वो भारत के पक्षधर नहीं है। हाँ। अब क्या समस्या है? तो जो वहाँ बहुत सारे लोग रह रहे होंगे वो पूरी तरह भारत के पक्षधर नहीं होंगे। तो मिलाने बात सिर्फ अगर ताकत से या अपना कोई नक्शा बदलने की कोई चीजें हों तो वो बात अलग है। नहीं, यहाँ एक बात जरूर जानना चाहूंगा कि भारत कभी क्षेत्र विस्तार की नीति का समर्थक नहीं रहा है। बिल्कुल, ये चर्चा हम उस दृष्टिकोण पे कर रहे हैं। बिल्कुल, ये विस्तारवाद जो है जी, इसकी बजाय जो हम वैसे ही बहुत बड़ा देश है जी, दुनिया के बड़े देशों में शुमार है, सबसे बड़ा देश है, चीन के आगे हम लोग हैं। हम उसका जो मैनेजमेंट जितना बेहतर होगा उतना बेहतर उदाहरण दुनिया के सामने हमारा होगा। बाद में जो चीजें हमसे जुड़ेंगी, लोग हमसे मिलेंगे, वो तो एक एक्स्ट्रा बोनस की तरह होगा। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि हम अपने आप को ज़्यादा अखंड रखें जितने हैं अभी। हाँ। उसके बाद अखंड भारत का सपना तो है ही, जो सबकी आंखों में है। बिल्कुल। लेकिन ये इसके लिए एक बहुत बड़ा प्रोसेस होगा। बिल्कुल सही कहा आपने कि ये एक बड़ी प्रक्रिया होगी, बड़ी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। और जो बात कल्पना जी ने भी कही, जैसा कि आपने भी कहा कि अभी समय है उसके लिए, और ये संभावनाओं पर हम चर्चा कर रहे हैं। और संभावना की जो बात है, जैसे कल्पना जी ने कहा कि यदि हम अपनी स्थिति पहले सुधार ले, सभी मेहमानों का जो कहना है राजेश जी की हमारी जो वर्तमान का नक्शा है हम उससे अखंड बनाए रखें, उसमें विभाजन ना होने दें। योगी आदित्यनाथ ने भी यही कहा है कि जो प्रक्रियाएं हैं, क्योंकि आज यदि विपक्ष पर निशाना साधा योगी आदित्यनाथ ने, तो उसके पीछे एक वजह है कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उस पर विपक्ष का कोई बयान ना आना और विपक्ष की चुप्पी, उस पर सवाल खड़े किए योगी आदित्यनाथ ने। इसी बात को, इसी से जुड़े सवाल को मैं आगे बढ़ा देता हूँ राम मोहन चौकसी जी के पास में। राम मोहन चौकसी जी, एक तरफ अखंड भारत की बात हो रही है, दूसरी तरफ अगर इस अब परिकल्पना की बात करें तो नहीं लगता कि ये वन वे ट्रैफिक की तरह है? क्योंकि अगर अखंड भारत आपको रखना है तो न केवल सरकार में जो लोग हैं, जो संघ है, बल्कि कहीं ना कहीं विपक्ष में जो राजनीति है, जो सियासत है, वो भी वातावरण बहुत काउंट करेगा, तब आप अखंड भारत की तरफ बढ़ पाएंगे। लेकिन जिस तरह से हमारे यहाँ इस समय राजनीति और सियासत है, जिस तरह का विपक्ष है, ऐसे में तो ये और दूर का कौड़ी साबित होता है, चीजें हो जाती है कि विपक्ष की जो स्थिति है इस समय। देखिए राजेश जी, उसमें बहुत स्पष्ट है कि इसमें दो चीज़ें बहुत क्लियर होना चाहिए। पहली बात यह है कि मेरा राष्ट्र प्रथम होना चाहिए। हाँ। पहली बात ये भावना होना चाहिए। दूसरा ये है कि बात मानसिकता की है, जैसे कि कल्पना जी ने कहा। मानसिकता ये है कि मैं भारत का एक नागरिक हूँ और अच्छा नागरिक हूँ, मैं अपने देश को प्रेम करता हूँ। लेकिन मानसिकता कुछ लोगों की ऐसी है जो देश को बर्बाद करना चाहते हैं, 24 घंटे देश को कोसते हैं, पानी पी पी के कोसते हैं। मतलब चलिए ठीक है, हमारे घर में आप बुराई कर लीजिए, कोई बात नहीं है, लेकिन आप तो दूसरों के घर जाके, दूसरों के देश में जाके बुराई करते हैं, ये बात। तीसरी बात ये है कि जैसा कि योगी जी ने कहा, मैं भी इस बात का समर्थक हूँ, जनसंख्या का जो विस्फोट है उसको आप झेल नहीं पाओगे। हमारे पास जो वर्तमान में जो हमारा राष्ट्र है, हमारा देश है, जो अखंड देश है, उसको हम उसी को सुरक्षित कर लें, उसके बाद फिर हम विस्तारवाद की बात करें तो बेहतर होगा।
क्योंकि अभी जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं, जैसे कि आपने कहा, जी। हमारे सभी भाइयों ने कहा, हाँ। आप आसाम देख लीजिए, हाँ। मणिपुर देख लीजिए, जितने भी हमारे चाइना मतलब चाइना की बॉर्डर से लगे हुए देश देख लीजिए, नेपाल की लगे हुए देख लीजिए, तो उसमें हमारी हालत क्या है। हमें सबसे ज्यादा आज देखिए, हमको कल 15 अगस्त का हमारे देश को जी। हम झंडा ले रहना है। हाँ। आज हालत ये है कि हमको सीमा पर इतना फोर्स रखना पड़ रहा है कि ताकि कोई आतंकवादी वहां घुस ना सके। बिल्कुल। हमारे पास तो हर दिन जो यानी 300 दिन चुनौतियां हैं, जी। तो हम पहले उन चुनौतियों को सामना तो कर लें। बिल्कुल, यहाँ सबसे बड़ी बात आती है, आपने जैसे कि सभी मेहमानों का कहना है राजेश जी कि देश के सामने चुनौतियाँ अभी और बहुत सारी हैं। विकासशील देश हैं, विकसित राष्ट्र बनना है, ये तमाम चुनौतियाँ हैं। सीमाओं की सुरक्षा की चुनौतियाँ हैं, आतंकी हमले जो हो रहे हैं उनसे निपटना चुनौती है, दूसरी अर्थव्यवस्था को लेकर चुनौती। इन सब के बावजूद यहाँ एक बात जरूर आ जाती है कि ये चुनौतियों का सामना देश कर रहा है, देश की सरकार करे। लेकिन गोपाल जैन जी, सवाल ये आता है कि जब आप सभी का मानना, सभी मेहमानों ने एक स्वर में ये बात कही कि पहले हम चुनौतियों का सामना करें, क्षेत्र विस्तार की नीति बाद की है, जब हम विकसित राष्ट्र बन जाएंगे तब। यदि ऐसा है कि अभी कोई योजना नहीं है, अभी कोई ऐसी परिकल्पना नहीं है, अभी कोई सरकार का ऐसा कोई कदम नहीं है, तो फिर चाहे चुनाव के समय हो या हर साल 14 अगस्त को हो, फिर ये अखंड भारत की बात की क्यों जाती है? क्या केवल देश के उन देशभक्तों का खून खौलाने के लिए जो चाहते हैं कि अखंड भारत बने? सूरज जी, कुछ सरकारों के, कुछ संगठनों के अति गोपनीय एजेंडे होते हैं, और वो अति गोपनीय एजेंडों को पढ़ने के लिए आपको जब तक इजाजत नहीं होगी और वहां तक अप्रोच नहीं होगी, वो आपको जानकारी नहीं होगी। मैं आपको एक छोटा सा वाकया बताता हूं कि दुनिया के सबसे बड़े धर्मगुरु क्रिश्चियनों के पोप जॉन पॉल II, जब उन्होंने अंतिम सांस ली तो उन्होंने अपनी अंतिम डायरी में लिखा कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी कि मैंने रजनीश को अपनी लाइब्रेरी पढ़ने की इजाजत दी। मैंने अपनी लाइब्रेरी पढ़ने की इजाजत दी। तो सूरज जी, ये इतने गोपनीय वक्तव्य होते हैं जो किसी को मालूम नहीं होते हैं। ये गोपनीय वक्तव्य हैं और गोपनीय कार्रवाइयां हैं, ये चलती हैं, और इनके कारण पार्टियां बनती हैं, विचार बनते हैं, सरकार और सत्ताएं बनती हैं और बिगड़ती हैं। नहीं, मेरा जो प्रश्न है कि जब, जैसे कि आप सभी का मानना है कि अभी ये दूर की कौड़ी है कि हम अफगानिस्तान को भारत में मिला लें, नेपाल को भारत में मिला लें, म्यांमार को मिला लें, बांग्लादेश को मिला लें, पाकिस्तान को मिला लें, जब ये अभी वर्तमान में संभव नहीं, तो हर साल 14 अगस्त को अखंड भारत की बात क्यों होती है? मेरा प्रश्न सीधा सा वो है। नहीं, आपके प्रश्न पे मैं सीधा जवाब दे रहा हूँ, ये कोई बड़ी बात नहीं है जी। हम आज यहाँ पर ये चर्चाएं कर रहे हैं, लेकिन मैं तो वो भी दिन देखता हूं कि किसी भी रात 14 अगस्त के दिन और 2-4 दिन में कभी भी रात को CNN या ABC न्यूज पे हम देखें कि POK में तिरंगा झंडा लहरा रहा है। हमारी सारी तैयारियां हैं वहां पे। ठीक है। मजबूरियों में, देश की सुरक्षा के और कुछ बंधनों के कारण हम चैनल पे बोल नहीं सकते जी। हम बोलेंगे, और हमारे पास में वो भी महापुरुष पैदा हुए इसी भारत में, इसी देश में, जिन्होंने पूना जैसी छोटी जगह पे, जब ना इंटरनेट होंगे, ना टेलीफोन, ना सैटेलाइट, तब पूना में बैठ के 14वीं सदी में आपने जितने नाम गिनाए, जितने देशों के नाम गिनाए, उन जगहों पर वो शासन करते थे, वहां पे प्रशासकीय व्यवस्था चलाते थे। नाना साहब पेशवा म्यांमार में भी वो शासन चलाते थे, ईरान इराक में भी शासन चलाते थे, अफगानिस्तान का भी एडमिनिस्ट्रेशन वहीं से चलता था। ठीक है, तो आपने कहा कि ये जो अखंड भारत की जो 1874 1876 के पहले के पूर्व के अखंड भारत की जो परिकल्पना थी, उसको लेकर के भारत में ये चीज़ें पहले हो चुकी, लेकिन वर्तमान में चूंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यदि हम देखें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की जो छवि है, भारत का जो उपस्थिति है, भारत का जो मान है, भारत कभी भी, भारत सरकार कोई भी हो, उस छवि को नुकसान नहीं पहुंचाएगी और ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगी। बिल्कुल। और अंतिम प्रतिक्रिया के लिए आदित्य नारायण जी के पास में चलूंगा। आदित्य नारायण जी, अखंड भारत की जिस तरह से चर्चा हो रही है, अखंड भारत को लेकर जिस तरह से बात को आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन अभी जो अखंड भारत है उसके सामने जो चुनौतियां हैं, क्या पहले उस पर पार पाने की जरूरत है, उस पर चर्चा करने की जरूरत है, उस पर बात करने की जरूरत है? आपसे फाइनल करना चाहूँगा। बिल्कुल, सबसे पहले तो भारतवर्ष को अक्षुण्ण बनाए रखने की के लिए विचार करने की ज़रूरत है, लेकिन जहाँ तक आसपास के देशों के संबंध की बात है या उनसे एकाकार करने की बात है, जैसे पश्चिमी देशों ने उनका एक संघ बनाया हुआ है, यूरोपीय देशों का संघ है जी। भारत में कभी जो है दक्षिण क्षेत्रीय सहयोग
संगठन बना हुआ था जो बहुत पावरफुल था। कभी इंदिरा गांधी जी ने निर्गुट देशों का संघ बनाया था जो अपने समय में बहुत पावरफुल था। मैं किसी पार्टी विशेष की बात इसलिए नहीं कर रहा हूं कि ये हकीकत है कि जब सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत ताकतवर था तब इंदिरा गांधी का शासन था और इंदिरा गांधी ने ऐसे संगठन बनाए थे जो जिन लोगों को जोड़ करके भारत ज्यादा ताकतवर दिखता था और होता था। अब स्थिति ये है कि जो लोग जिस जाति और धर्म के आधार पर राजनीति करते हैं, दरअसल वो इस बात को यदि वो गौर से समझ लें कि महज जम्मू कश्मीर जो पाक अधिकृत कश्मीर को जैसे ही शामिल करते हैं वैसे ही हिंदू मुस्लिम का जो परसेंटेज है वो चेंज होगा और वो उस परसेंटेज में मुस्लिम परसेंटेज थोड़ा सा बढ़ जाएगा। लेकिन यदि बांग्लादेश और पाकिस्तान को भी मिलाने वाली बात हो जाएगी तो जिस बात के लिए ये खुद शंका जाहिर करते हैं जो लोग, वो 50 के आंकड़े को 50-50 के आंकड़े को पार कर सकता है तो इनकी खुद की राजनीति खत्म हो सकती है। जो लोग इस तरीके की राजनीति की बात करते हैं ये राजनीति से प्रेरित बात है। तो इस तरीके की राजनीति की बात करना जो है केवल एक बात है लोगों तक पहुंचाने का, अपनी राष्ट्रीयता दिखाने का। राष्ट्र धर्म दिखाने का मतलब है कि हमारा देश मजबूत हो। इस तरीके से राष्ट्र धर्म नहीं होता जो कि बिगर किसी जो है ना तो आर्थिक सोच उसके पीछे है। आर्थिक रूप से भी भारत जैसे ही बांग्लादेश को, जैसे ही पाकिस्तान को, जैसे ही किसी और देश को, श्रीलंका जैसों को यदि अपने आप में शामिल करता है तो भारत जो है आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा पीछे चला जाएगा। तो ये सारी चीजों पर विचार करने की जरूरत है। जी बेहतर बात कर रहे हैं कि पहले देश को मजबूत किया जाए, चुनौतियों को पार पाया जाए और फिर जो चीजें हैं वो उसकी दिशा में आगे बढ़ा जाए। बिल्कुल सही कहा कि ये जो चीज़ें हैं सभी मेहमानों का एक मत है कि यदि हम अखंड भारत की बात करते हैं तो भारत की जो वर्तमान का नक्शा है उसे अखंड और अक्षुण्ण रखने की बात करें, भारत की समृद्धि की बात की जाए, भारत के सामने जो चुनौतियां हैं चाहे वो आंतरिक रूप से हो या वैश्विक रूप से या पड़ोसियों के द्वारा उत्पन्न की गई चुनौतियां हैं, उनका समाधान करना देश के लिए पहले है। देश की जनता का विकास हो वो सरकारों की प्राथमिकता होना चाहिए। सरकारें कोई भी हो, किसी भी राजनीतिक दल की सरकारें हों, और किसी भी सरकार की प्राथमिकता देश की उन्नति होना चाहिए, देश के लोगों की उन्नति होना चाहिए। और क्षेत्र विस्तार का समर्थक भारत ना कभी रहा है ना है और संभावना भी नहीं कि कभी रहेगा। हाँ, ये जैसा कि कल्पना जी ने जो बात कही थी कि जब विकसित राष्ट्र बन जाएगा भारत तब वो लोग खुद ब खुद अपने आप को समाहित करना चाहेंगे कि वो भारत का हिस्सा बन जाएं, तब भारत की जो उस समय की तत्कालीन सरकार रहेगी वो विमर्श कर सकती है। हालांकि बिंदु और हैं जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं पर समय हमें अनुमति नहीं देता। चर्चा को विराम देंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद। राम मोहन चौकसी जी, कल्पना शर्मा जी, आशीष दुबे जी, आदित्य उपाध्याय जी, गोपाल जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। बात हो रही है अखंड भारत की और अखंड भारत की बात इसलिए हो रही है क्योंकि आज है 14 अगस्त। 14 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे देश में अखंड भारत दिवस मनाया जाता है और इस अवसर पर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का भाषण चर्चा में है और इसलिए देखना होगा कि ये चर्चा जाती कहां तक है। कल फिर ऐसे ही मुद्दे के साथ होगी आपसे मुलाकात। बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार।